इसको छोटा करते हैं, बिंदु याद रखेंगे, इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक एक्सेस बनाते हैं, 10 बिंदु तक बनाना इधर। ठीक है, कर लेंगे, सीखने के लिए जरूरी है क्योंकि आपको आना चाहिए। तो मैंने यहाँ बीचों बीच में y का मान ही -8 तक है यार, 10 तक y का मान। ठीक है, 5 तक मैक्सिमम। ठीक है, ये ऐसा बना देता हूँ। ये मैंने बनाया x अक्ष। ठीक है, और बीचों बीच में यहाँ से बन गया y अक्ष। तो जब मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए इसमें ऐसा बना रहा हूँ मैं, सीधी लाइन है। तो जब हम ऐसा x अक्ष y अक्ष बनाते हैं तो ये जो तल है 4 बराबर भागों में बढ़ गया। एक भाग ये पहला, ये भाग है दूसरा, ठीक है, ये भाग है तीसरा, ये हो गया चौथा भाग। इन चारों भागों को बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थ अंश। चारों चतुर हिस्से हैं इसके, 1/4 1/4 इस तल के, इसे चतुर्थांश कहा जाता है। ये भी प्रश्न आया कई बार, कार्तीय तल में जो 4 भागों में x अक्ष y अक्ष आपस में काट के जो 4 भाग बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। और ये दोनों x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पे काटते हैं उसे बोलते हैं मूल बिंदु। ये पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, इसलिए इसे बोलते हैं मूल बिंदु। 0 0 है दोनों के दोनों, x भी और y भी। अब इसमें जब हम दाएं तरफ जाते हैं, सेट, जब हम इसमें दाएं तरफ जाएंगे तो इसमें धनात्मक अंक होंगे। तो जो हम करते हैं, जो पहली बिंदु समान पैमाने पे होना चाहिए, इसलिए यहाँ 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। और उल्टे हाथ तरफ मतलब बाएं हाथ तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक अंक होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन, आखिरी तक जहाँ तक जा रहा है, इधर भी जहाँ तक जा रहा है। ऐसे ही ऊपर की ओर बेटा धनात्मक होते हैं। ऊपर की ओर यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन जो जा रहा है। नीचे की ओर ऋणात्मक होते हैं। वैसे भी उल्टा हाथ और नीचे गहराई, ऋणात्मकता, उल्टेपन का, नेगेटिविटी का बोधक कराता है एक व्यक्ति को। दाएं हाथ तरफ, सीधे हाथ तरफ धनात्मक, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ यानी कि धनात्मक, उल्टे हाथ तरफ घटता हुआ यानी ऋणात्मक, नीचे की ओर गड्ढे की तरफ ऋणात्मक। ऐसा भी करते हैं कई लोग, याद रखने के लिए। तो यह हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8। तो अब इनके सिद्ध में यह x अक्ष है और ये जो खड़ी वाली लाइन है, ये खड़ी वाली जो लाइन है ये है आपका y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष। तो हम इनकी सिद्ध मिलाते हैं और उस आधार पे बिंदु का निर्धारण करते हैं। अब जैसे यहाँ कोई बिंदु दिया हुआ है तो उसका जो पहला निर्देशांक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, जैसे ये बिंदु लेते हैं हम लोग 4 -5, इसको पहले लेते हैं, 4 -5 को लेते हैं पहले। तो ये जो बिंदु है 4 -5, इसमें जो सामने जो लिखा हुआ है ये इसका x निर्देशांक है और ये है y निर्देशांक। बिंदु को ऐसे लिखा जाता है, पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं पहले x फिर y, वैसे बिंदु को जब ऐसा लिखा जाता है तो पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक आता है, याद रखिएगा। और इसे इसे भुज बोलते हैं और इसे कोटि बोलते हैं। भुज कोटि भुज कोटि भुज कोटि, बार बार बोल के याद कर लीजिएगा। अब हम 4 -5 को दर्शाते हैं। तो 4 जो है x निर्देशांक है, तो जब हम x निर्देशांक देखते हैं तो x के सिद्ध में देखते हैं। तो x में धनात्मक अंक भी है, ऋणात्मक अंक भी है। जब आपको मेरी आवाज़ तेज़ी से लगे या लगे कि मैं तेज़ी से जल्दी बोल के समझा रहा हूँ, तो या तो वीडियो को स्लो कर लीजिए, या स्लो करने के बावजूद भी समझ में नहीं आए तो डबल इस वीडियो को पीछे जाके, प्रीवियस वाला थोड़ा पीछे जाके फिर से बार फिर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो 4 जो है धनात्मक है तो धनात्मक साइड देखते हैं, ये हो गया 4x वाला।
ठीक है। तो इसके सिद्ध में, इसके सिद्ध बोले तो इधर ऊपर भी जा रही है, देखिए यहाँ ध्यान से, ये भी जा रही है इसके सिद्ध ऊपर की ओर, और 4 की सिद्ध नीचे भी जा रही है। पर x निर्देशांक हमने 4 लिया, इसके सिद्ध देखना है, और y निर्देशांक क्या है, -5। तो y का 5 ऊपर नहीं होता, ऊपर 5 होता है, माइनस वाला 5 नीचे होता है, तो हमें नीचे -5 देखना पड़ेगा। तो x में 4 की सिद्ध, y में -5 की सिद्ध मिलाएंगे। -5 की सिद्ध यहाँ आ रही है, 4 की सिद्ध यहाँ आके ऐसे दोनों यहाँ मिल रही है। तो ये जो बिंदु होगा इसका नाम रख देते हैं अपन, सपोज क्वेश्चन नंबर का ये सी नंबर का, इसका नाम रख देते सी, ये हमारा सी है। और इसे क्या निर्देशांक है बेटा, इसके निर्देशांक है 4। पहले x का लिखते हैं तो पहले लिखेंगे 4, और y में किसकी सिद्ध में है ये, -5 की, तो लिखेंगे 4। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे 4 में से 5 घटा रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखना है 4, -5। 4 पहले लिखा है, -5 बाद में लिखा है, मतलब ये है x निर्देशांक, ये है y निर्देशांक। ऐसे ही बाकी बिंदु को दर्शाते हैं। देखिए साथ में एक x निर्देशांक भी एक, y निर्देशांक भी एक। कोई दूसरा कलर लेते हैं इस बार। क्या ले ले, ग्रीन ले लेते हैं, चलो ग्रीन लेते हैं। x भी एक, y भी एक, x का एक ये है, y का एक, माइनस वाला नहीं प्लस वाला ये है, दोनों की सीधी यहाँ मिल रही है, ये वाला बिंदु हो गया। बिंदु था a, ये हो गया हमारा a, निर्देशांक हो गए x भी एक, y भी एक। ठीक है, अगला एक और बिंदु ले लेते हैं, कुछ नया सा कलर, पर्पल कलर के साथ खेलने का मन हो रहा है आज। -2, 4, x निर्देशांक -2 इधर नहीं मिलेगा, ये y के है, ये हो गया x का -2। ठीक है, और क्या है y का 4, y का 4 प्लस का 4 y का ऊपर की ओर मिलेगा, ये हो गया प्लस का प्लस का 4, प्लस के 4 की सिद्ध और माइनस के 2 की सिद्ध x की यहाँ मिल रही, ये वाला बिंदु। ठीक है, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये वाला बिंदु। ठीक है, ठीक, ये था 4 की सिद्ध और -2 की सिद्ध यहाँ मिल गई। कई बच्चे ना इसमें ऐसा लिख देते 4 -2, मार्किंग तो सही करते, 4 -2 लिख देते हैं, ये गलत है, क्योंकि पहले लिखा जाता है x निर्देशांक, फिर लिखा जाता है y निर्देशांक। बिंदु सही बना लिया, लिख गलत दिया बाद में, ऐसा नहीं करना है। पहले लेंगे x निर्देशांक -2, फिर लिखेंगे y निर्देशांक 4। कौन सा बिंदु था बेटा ये, आई थिंक ये था b, ये हो गया b, स्मॉल b। ठीक है, पर्टिकुलर ये बिंदु। चलिए आगे चलते हैं, एक और बिंदु लेते हैं। ठीक है, डी बिंदु क्या है, -8 और 10, काफ़ी गहरा करना है। -8 x में, x -8 बना पाए हम लोग, बना पाए, किस्मत अच्छी है, बना पाए हम। x -8 ये है, और y का क्या है 10, y का 10 नीचे तो नहीं मिलेगा, नीचे ऋणात्मक होते ऊपर मिलेगा, ऊपर लिखे हम 10 तक, हाँ ये है y का 10, y की 10 की सीध में और x की -8 की सीध में। देखो जरा ऐसे चलने दो, ये हो गया बिंदु, ये वाला। अपन आगे चलेंगे थोड़ा, ये बिंदु हो गया, इसका नाम क्या हो गया डी, ये हमारा डी है। निर्देशांक लिख देंगे, x की सीध है -8 हो गया x निर्देशांक, y निर्देशांक हो गया 10, ये लिख दिया। तो ये प्रदर्शन हो गया कि कैसे इनको दर्शाते, जैसे हमने दर्शाया। बात यह है कि पूछा क्या है, पूछा है किस चतुर्थांश में है, मुद्दे पे आते, किस चतुर्थांश में है ये प्रश्न है, क्योंकि आपको एग्जाम में आएगा इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया मैंने। किस चतुर्थांश में है तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये 1 और 1 है, 1 और 1 कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। कई बच्चे करते हैं ऐसा, बनाते 3 बताते, 1 और 1 बना है कौन से चतुर्थांश में, देखिए ध्यान से, प्रथम में। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, आई नहीं लिखना है ऐसा, आपको लिखना है पूरा पूरा आंसर, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और जब हल लिखेंगे तो हल में लिखेंगे बिंदु ए, उसका मान रखेंगे ऐसा ऐसा, फिर ऐसा डेस करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इसका लिखेंगे -2 4, देखो कहाँ पे बेटा, -2 4 कहाँ पे, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। 4 -5 काय में है, 4 -5 है चतुर्थ चतुर्थांश, और -8 10 कहाँ है, ये भी है बेटा द्वितीय चतुर्थांश में। अगर आप इसका बार बार अभ्यास किए हुए होंगे तो आपको ये और आसानी से समझ में आ गया होगा, ऐसे लिखना है आपको, ध्यान दीजिए। द्वितीय में है तो चतुर्थ द्वितीय, और ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश पूरा लिखिएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ध्यान दीजिए।
एक और चीज़ बताता हूँ, डायरेक्ट अगर बताना हो आपको तो अंकों को देख के कि अंक धनात्मक ऋणात्मक कैसे। तो बेटा यहाँ पे जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें धन और धन के होते हैं दोनों ही दोनों। इसका जस्ट जो अपोजिट आएगा ये वाला नहीं, इसका अपोजिट इधर बनता है ना ऐसा, तो इसका जो अपोजिट आएगा उस अपोजिट में क्या रहेगा, पूरे के पूरे चिन्ह पलट जाएंगे। अगर ये धन धन है तो ये ऋण ऋण, और ये क्या हो जाएगा बेटा, धन धन है ये हो जाएगा ऋण धन, और जस्ट इसका अपोजिट ये वाला आ जाएगा इधर। तो ये पहला ऋण था तो ये पहला धन, धन था तो ये ऋण। तो अब अंकों को देख के बता सकते हो कि दोनों ही निर्देशांक धन धन है, पहला भी धन दूसरा भी धन तो प्रथम चतुर्थांश, पहला ऋण दूसरा धन तो द्वितीय चतुर्थांश, पहला भी ऋण दूसरा भी ऋण तो तृतीय चतुर्थांश, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक तो चतुर्थ चतुर्थांश। कहीं इसको याद नहीं रख पाते तो कम से कम ऐसा तो बना सकते हैं आप फिर से सोच के। कैसे, ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि हमने मन से बोला कि ये हमारा ये आड़ा वाला एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इधर धनात्मक होते तो यहाँ पे एक्स धनात्मक है या एक्स ऋणात्मक है, बोले एक्स, ठीक है, ऐसा एक्स धनात्मक है, इसमें भी यहाँ पे एक्स धनात्मक है, इधर एक्स ऋणात्मक है, पर यहाँ वाई कैसा है, वाई भी यहाँ धनात्मक है, यहाँ पे वाई कैसा है, धनात्मक है, ऊपर की भाग है ना, यहाँ पे एक्स के ऋणात्मक है और ये जो वाई है ये भी ऋणात्मक है, यहाँ पे एक्स धनात्मक है ये देखिए, और वाई क्या है, ऋणात्मक है, ऐसा चिन्ह बना सकते हैं। और इसके आधार पे आप इन संख्याओं को देख के बता सकते हो, ठीक है। चलिए आपके हल के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, देखते हैं आप यहाँ बना पाओगे कि नहीं। इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, बताना कोशिश चतुर्थांश में है। थोड़ा वीडियो पॉज कर लीजिए फिर बनाइए। और ये दे देते हैं, ये चारों प्रश्नों करिए यहीं देख के, ये तुरंत देखिए, इमेजिनेशन करिए कि कौन से इसमें आएगा, धन ऋण धन धन, धन ऋण ऋण धन, इसको सब देख के और बताइए कि ये चारों के चारों कौन से है इसमें है, ये चारों के चारों के आंसर खुद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, आकृति में देखकर निम्नलिखित को देखिए। ओके ठीक है, आकृति में देख के करते, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बहुत बढ़िया होगा ताकि स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे। ओके, यहाँ पहले से ग्राफ बना हुआ बेटा, और प्रश्न करते हैं। इसमें ये बना हुआ है एक्स अक्ष, इधर एक्स लिखते हैं, इधर एक्स डैश लिखते हैं, ये भी याद रखने चीज़ है। ऊपर वाई लिखते हैं, नीचे वाई डैश लिखते हैं। बीचों बीच में मूल बिंदु है, ये 0 0 होता है, याद रखना। मूल बिंदु के निर्देशांक होते 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। ए के निर्देशांक पहला, जब आप इसके उत्तर लिखेंगे, हल लिखेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न जो भी है प्रश्न क्रमांक 10 का ए के निर्देशांक, और बराबर इसी तरह ऐसा करके लिखना पड़ेगा। उत्तर क्या है, उत्तर तो पहले भी लिखोगे आप हल करके। एक निर्देशांक कहाँ है भाई, ये कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये बना हुआ है। एक निर्देशांक क्या होगा, 4 माइनस 4, नहीं बेटा, बच्चे सीधे ना आदत में होता है ऐसी डंडी पहले देखने का, नहीं, आपको पहले एक्स अक्ष से सिद्ध देखना है, फिर बाद में वाई देखना है। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से सिद्ध कहाँ मिल रही है इसकी, -4, तो एक्स निर्देशांक पहले लिखते हैं -4, फिर लेंगे वाई निर्देशांक कितना, 4, तो वाई निर्देशांक 4 ऐसे लिखना पड़ेगा, गलती नहीं करना, नंबर कट जाएगा। बी बिंदु का भुज, भुज का मतलब क्या होता है, बोलिए भुज कोटि, भुज कोटि, पहले भुज बोला फिर कोटि बोला, पहले भुज बोला मतलब पहले वाला चीज एक्स निर्देशांक, मतलब बी बिंदु का एक्स निर्देशांक पूछा है, भुज का मतलब एक्स निर्देशांक, बी बिंदु का है, बी बिंदु का एक निर्देशांक ये है, एक निर्देशांक ये जो है कौन सा निर्देशांक बेटा, एक्स निर्देशांक, और ये वाला वाई। हमसे एक्स पूछा है, भुज पूछा है, कितना है, धनात्मक 5, तो बी बिंदु का भुज बराबर इसे 5, अकेला वही पूछा, अकेला वही देंगे। सी देखिए, निर्देशांक -3, -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक -3, -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु। एक्स -3 कहाँ भाई, एक्स की वैल्यू -3, ये तो धनात्मक है, ये ऋणात्मक, ये एक्स की वैल्यू -3, थोड़ा चेंज कर लेते ये, और वाई की वैल्यू -2, ये वाई की वैल्यू -2, दोनों के सिद्ध में कौन सा बिंदु आ रहा है, पहचाना गया बिंदु कौन सा था, डी। ये निर्देशांक वाला जो बिंदु है बेटा, वो कौन सा बिंदु है, बिंदु डी। चलिए मूल कलर पे आ जाते हैं, ब्लू, ब्लू, ब्लू पसंद है, ठीक है, ब्लू अच्छा है। 4 2 दोनों धनात्मक है, द्वारा पहचाना गया बिंदु। एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष वाला निर्देशांक, एक्स निर्देशांक 4 कहाँ है, ये है एक्स 4, वाई निर्देशांक 2 कहाँ है, धनात्मक वाला ऊपर मिलेगा अंक, ये 2 के सिद्ध में कौन आ गया, 4, और 2 निर्देशांक वाला कौन बिंदु बेटा, सी, बिंदु सी। ये प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए प्रैक्टिस, ठीक है, ये हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्या है,
चलिए ख़त्म करेंगे अपन 2 नंबर प्रश्न जितने ज़्यादा हो सके, ताकि अगले जो अगला वीडियो मैं बनाऊं, अगर आपके लिए अपलोड करूं, आप देखें तो उसमें और ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूसरे सेट के मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, कोशिश तो यही है कि मैक्सिमम आप सीख पाए। बिंदुओं के भुज और कोटि के मान लिखिए। बड़ा ही सरल प्रश्न है, आसान। क्या करना है बेटा, जब हम लिखते हैं किसी बिंदु को तो ऐसे लिखते हैं, पहले होता है एक्स निर्देशांक, फिर होता है वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को बोलते हैं भुज, बाद वाले निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। तो इसमें ये है भुज, ये है भुज, ये है भुज, ये है भुज। ठीक है, ये है कोटि, ये है कोटि, ये है कोटि, ये है सॉरी मिट जाओ भैया। हो गया ना, ये है कोटि। लिखेंगे ऐसे, हल कैसे लिखेंगे देखते हैं, प्यारा सा हल। हल बिंदु, यहाँ लिख देंगे बिंदु, यहाँ लिख देंगे उसका भुज, यहाँ लिख देंगे उसकी कोटि। बड़ा प्यारा बना दिया टेबल टाइप का। चलिए, बिंदु क्या है पहला, 3 4, भुज हो गया 3, कोटि हो गई 4। फिर क्या है ये कि -6 -8 है, -6 है, -6 -8, भुज हो गया -6, कोटि हो गई -8। देन -4 5, भुज हो गया -4, कोटि हो गई 5। लास्ट क्या है 7 -8। ध्यान से सुन पा रहे होंगे ना, पहले इसको देख लेते फिर बताता हूँ आपको। भुज है 7 और कोटि हो गई -8। अब देखो मैं थोड़ा शांत रहूँगा, है ना, आप ये इसको देख लो ध्यान से। और ना बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही है, झिक 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 झिक, पिछले वीडियो में भी आ रही थी, चुभ रही है मेरे कानों को। मुझे ध्यान से सुनना, क्या है साला ये भेजा खराब कर रखा है इस आवाज़ ने। तो ये आधी रात हुई है और मेरे बेडरूम के साइड में ना जो पौधे लगे ना ग्रीनरी वाले, वहाँ है झिंगुर, और झिंगुर आवाज़ कर रहे हैं। कई बार बड़ा डिस्टर्ब होता है इनसे, इनकी आवाज़ चुभती है कानों में। और जैसे जैसे ये मौसम आता है समर का ना, ज़्यादा सुनाई देती है। चलिए, इस बकवास से आपको ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, पर ठीक है। 3 4 में भुज 3, कोटि 4, -6 8 में -6 भुज -8 कोटि, इसमें -4 भुज 5 कोटि, 7 भुज 8 -8 कोटि। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, बड़े सरल क्वेश्चन है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 11 और भी है 12। ठीक है, करते हैं। चलिए वापस चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 ये हो चुका है ना पूरा कंप्लीट। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ध्यान से देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। जब भी इस प्रकार के भारतीय प्रश्न आए तो याद रखें, इन भारतीय प्रश्नों को हिस्सों हिस्सों में, टुकड़ों टुकड़ों में आराम आराम से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। बार बार पढ़ें। शुरुआती समय में बार बार पढ़ना अच्छा होता है। जब आपको इसका अनुभव हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएंगी, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ही आप बना पाओगे। एक नोटबुक की कीमत, कमा तो है नहीं, कमा लगा देता हूँ। एक कलम की कीमत से दोगुनी है। किससे? कलम की कीमत से। इस से पे ध्यान दीजिए। अब इस प्रश्न में क्या बोला है आगे, इस कथन को निरूपित करने वाले 2 चर वाला एक रेखीय समीकरण बनाए। कितने चर होना चाहिए? 2 चर होना चाहिए। 2 चर आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, एम एन ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको मानना। तो मैं यहाँ पे जो उनके नाम है उसमें मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। याद रखिए किसको हम माने और दूसरे कैसे बनेगा, उस पर बड़ा ये है ध्यान देने वाला। तो हमेशा याद रखिए, जब कोई मान दूसरे मान पे डिपेंडेबल हो, किसी और पे आश्रित हो, उसके प्राप्त करने से पहला मान दूसरा मान मिलेगा। तो जिस पे आश्रित है उसको मानना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी जितनी आयु है उससे 4 वर्ष अधिक मेरे पिताजी की आयु होंगी, तो मेरे पिताजी की आयु मानूंगा मैं तो भी ठीक है, परंतु मेरी आयु मानना ज़्यादा बेहतर होगा। कि मेरी आयु मान ली, उसमें 4 अधिक करूँगा तो मेरे पिताजी की मिल जाएंगी।
इस तरह से, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होता है। उल्टा भी कर सकते हैं पर ऐसा नहीं करना चाहिए, आसान होता है ये। तो आप जब यहाँ पढ़ेंगे, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। किससे दुगनी है? कलम की कीमत से दुगनी है। तो दो गुना करना है, किससे दुगना करना है? कलम की कीमत से दुगना करना है। तो क्या होगा? तो एक नोटबुक की कीमत प्राप्त होंगी। ध्यान सुनिए, किसकी कीमत से? कलम की कीमत से दुगनी है। किसी कीमत से? कलम की कीमत से दुगनी है। दुगना करना है कलम की कीमत को, तो कौन मिलेगा? एक नोटबुक की कीमत। तो हम हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कौन लिख रहा है? माना कि एक कलम की कीमत, कलम नहीं लिखना, एक कलम की कीमत बराबरी से, कीमत है तो रुपए में आएंगी। अब उन्हें रुपए, पाउंड, क्या डॉलर है तो दिया नहीं, तो हम एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं। एक माना कि एक कलम की कीमत एक्स है, कई लोग मानते हैं। मैं लिख देता हूँ, कलम है तो क से के बोल लेता हूँ, के है, आप एक्स भी लिख सकते हैं। इसलिए नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत बराबरी से, प्रश्न में दिया है, प्रश्न से लिखा अपन ने, इसलिए नहीं, चूंकि बोलेंगे इसको अपन, चूंकि प्रश्न से, यहाँ लिख देना प्रश्न से, एक नोटबुक की कीमत बराबरी से दो गुना है। किसके बेटा? दो गुना, दुगनी किससे है? कलम की कीमत से, है ना। तो हम नोटबुक की कीमत को मान लेते हैं। यहाँ पे लिखना है, इसके पहले लिख देना एवं, यहाँ लिखना था आपने एवं एक नोट, ये दो चर का समीकरण है, इसलिए दो चर मानना पड़ेगा अलग अलग। एक नोटबुक की कीमत बराबरी से, मान लिया अपन ने, दोनों माना है। नोटबुक का एन मान लेते हैं, एन है। माना कलम की कीमत के है, नोटबुक की कीमत एन है। और हम कथन में क्या पढ़ रहे हैं? नोटबुक की कीमत किसके बराबर है? कलम की कीमत की दुगनी है। ये थोड़ा सा कंजस्टेड लिखा, समझ आइएगा। तो कलम की कीमत हमने के मानी है, उसका दोगुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? नोटबुक की कीमत। अब दो चर का समीकरण बनाना है, तो दो चर है इसमें, इक्वल टू भी आ चुका है, तो पक्षांतर कर देंगे। हम लिखेंगे एन, इधर का -2k को ला लेंगे इधर, सॉरी +2 इधर आके क्या हो जाएगा? -2k इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा बेटा? 0। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक मतलब एक घात वाला। अब अगर मैं यहाँ पे ना कलम की कीमत को x मान लूँ, नोटबुक की कीमत को y मान लूँ, तो क्या बनेगा समीकरण? y बराबरी से 2x, कलम की कीमत का दुगना नोटबुक की कीमत। तो लोग ऐसा लिखते ही हैं, तो क्या बनेगा समीकरण? y - 2x = 0। अब आपकी इच्छा है, n के y x जो मानना मान सकते हो आप, कोई रोक नहीं है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2x + y बराबरी से 7, समीकरण 2x - y बराबरी से 7 के दो हल लिखिए। हल क्या होते हैं किसी समीकरण के? इस बहुपद, सॉरी, ये जो समीकरण दिया है दो चर वाला, इस समीकरण के हल क्या होंगे? इसके चर के मान, x के मान और y के मान। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जब दो चर वाला एक ही समीकरण होता है, एक सिंगल समीकरण होता है, जैसे लिखा 2x - y बराबरी से 7, तो इसके अनेक हल होंगे, ढेर सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्यों अनेक हल होंगे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे x के मान और y के मान होंगे, जिनको उनकी जगह यहाँ x और y की जगह पर रख देंगे हम, तो वो ये जो है 2 × x - y, ये वाला समीकरण हल होके कितना बनाएगा बेटा? 7। तो बोले ऐसा क्यों? खुद देख लो बेटा। अगर मैं यहाँ x को 0 कर दूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इधर 7 लाने के लिए मुझे y को ही 7 लिख देना पड़ेगा, y को लिख देना पड़ेगा 7, 0 - 7 बराबर से 7 हो जाएगा, है ना। या मैं y को 5 लिख दूँ, x को 1 लिख दूँ, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, -5 कितना हो जाएगा? 7। ऐसे विभिन्न विभिन्न मान है, फ्रैक्शन के, दशमलव के, ऐसे ढेर सारे अनेक हल होंगे। जैसा जैसा मैं x का मान रखते जाऊंगा, वैसा वैसा मुझे y का मान मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा समीकरण का पक्षांतर करके किसी एक चर को एक तरफ, दूसरे चर को दूसरी तरफ ला लेते हैं। तो इसका हल करेंगे,
इसको मिटा देते, थोड़ा साफ कर लेते। समीकरण लिख देते। दिया हुआ है समीकरण, दिया गया समीकरण या प्रश्न से समीकरण या दिया गया समीकरण, प्रश्न से समीकरण क्या दिया गया है बेटा, पूरा पूरा लिखना, आप मेरे समान नहीं लिखना। 2x + 7 इज इक्वल टू, सॉरी 2x + y इज इक्वल टू 7। ठीक है, देखो आगे क्या करना चाहिए जब हमें हल निकाल के लिखना हो तो। एक चर को एक साइड रखिए, दूसरे चर को पक्षांतर करके अलग कर दीजिए। एक चर के बराबरी से दूसरा चर दिखाई दे और एक चर सिंगल रहो, उसके साथ गुणांक भी नहीं हो, कुछ पक्षांतर कर दो उसका भी। तो यहाँ हमारे लिए अकेला कौन है यहाँ पे, y, तो हम y भर को रहने देते, बाकी को पक्षांतर करते। तो होगा y बराबरी से 7, धनात्मक का था इधर मान, धन का था जुड़ रहा था, उधर जाके क्या होगा, घटेगा, -2x। तो y का मान पूरी तरह इस मान पे डिपेंड है। जैसे जैसे यहाँ पे मान बदलेगा x का, इधर y का मान नया मान निकल के आएगा। अगर यहाँ y का कोई गुणांक होता तो उसको भी पक्षांतर करके इधर बटे में डाल देता था, भाग में। तो y बराबर से दिखाई दे रहा है। अब इसमें जैसे जैसे हम अलग अलग x के मान रखेंगे, जैसे जैसे हम x का मान रखेंगे वैसे वैसे हमें उसके मान मिलते जाएंगे y के। कितने हल निकालना, 2। अभी हमने किए भी थे मन से। सबसे पहले हम x का मान रख देते 0, बड़ा मस्त होता है। x का मान 0 रखने पर देखो क्या होगा, y बराबरी से 7 - 2x, y बराबरी से 7 - 2, x की वैल्यू कितनी लिखी अपन ने, 0। तो y बराबरी से 7 - 2 × 0, 0, y की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ठीक है, तो एक x के मान के लिए एक y का मान निकल आया। तो ये हो गया एक हल, इसमें x भी है और y भी है, इसको हल बोलते हैं। इस तरह लिखेंगे इसको, x 0 y 7, ये हल हो गया एक। ठीक है, ये आगे इकट्ठा लिखेंगे कि हल करके लिख लेंगे। अगला फिर से लिखते, एक और लिख लेते मान। अब x का मान ले लेते, एक x का मान 1 रखने पर पहले समीकरण लिख लेते, y बराबरी से 7 - 2x, ऐसे एक बार समीकरण लिख लिया। अब क्या करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू 7 - 2, x का मान कितना रख रहे हैं अपन, 1, तो ये रख देते 1। y बराबर से 7 - 2 × 1 2, 7 में से 2 गया 5, तो y का मान हो गया 5। ये एक और मान निकल आया, इस x के मान के लिए ये y का मान निकल आया। अब ऐसे जैसे जैसे आप x का मान लेते जाओगे अलग अलग, वैसे वैसे y के मान निकलते आएंगे। इन्हीं को बोलते हैं समीकरण के हल। क्या लिखेंगे, अतः, जगह का मैं तो लिख देता हूँ, अतः समीकरण y, अच्छा क्या लिखा होता है वो, प्रश्न देता 2x + y बराबरी से 7, ऐसे था ना, 2x + y बराबर से 7। ठीक है, के दो हल कैसे लिखेंगे, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या क्या था, 0 7, x का मान 0 y का मान 7 एवं x का मान 1 y का मान 5। या ऐसे भी लिख सकते हैं टेबल बना के, ये x का मान, ये y का मान, x का मान 0 रखा तो y का मान 7 मिला, x का मान 1 रखा तो y का मान 5 मिला। मैं चाहता हूँ भाई एक और हल निकालो, तीसरा एक और हल निकालो, यहाँ लिखो आप तीसरा हल, या x का मान कुछ भी लीजिए, y का मान कुछ भी आएगा, इसको लिखेगा आप। ठीक है, आगे चलते, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए बेटा 12 नंबर प्रश्न करते हैं। क्या दे रहा है, समीकरण 2x + 3y बराबरी से 6 को ax + by + c बराबर से 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ये मानक रूप है बेटा, ये जो दिया हुआ है ना, ये मानक रूप है। किसका मानक रूप है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का, दो चर एक घात वाला समीकरण इज इक्वल टू 0 करके मानक रूप है। और ये जो दिया है नया समीकरण इक्वल टू जो बना समीकरण बना हुआ है, इसको इस रूप में लिखना है, ऐसा बोला के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, हल करते हैं। प्रश्न से दिया गया समीकरण लिखा है इसको मिटा देते हैं,
2x, उम्मीद है -2x ही लिखा हुआ है, प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब को ax प्लस by प्लस c बराबर से 0 के रूप में लिखने पर या व्यक्त करने पर, जो चाहे आप वो बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या है इसमें और इस रूप में, इसमें और इसमें क्या अंतर है? खासकर ये अंतर है कि x का साथी है, y का साथी है c, यहाँ c नहीं है, उस ओर है पक्षांतरों के, जो अचर पद है इस ओर है, जबकि हमें इस ओर क्या चाहिए? 0। तो हम वैसे ही लिख देंगे बेटा। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर से 6, और पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस का 6 इधर ला लेंगे, -2x प्लस 3y प्लस का 6 इधर आएगा, हो जाएगा बेटा -6 इज इक्वल टू 0। ये मानक रूप के समान हो गया, इधर 0 है, यहाँ 0 आ गया, इधर a b c ऐसे आ गए, a b और c। ठीक है। अब कई टीचर इसमें 0 यहाँ पे माइनस हटाने के लिए 2 का माइनस का गुना करने की बोल देते, कर सकते हो, ना करो तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसे कर दो तो बहुत अच्छा लगता है, पर रियलिटी में ऐसा ही उत्तर सही होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ a b और c के मान लिख सकते हैं, पर यही है स्टैंडर्ड रूप इसका मानक, -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। कोई कुछ कहे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए इसके स्टैंडर्ड रूप है। अब बिल्कुल पॉजिटिव ए वैल्यू रखना जरूरी थोड़ी है, ए का वैल्यू -2 भी तो हो सकता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? अच्छा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न देखिए, y बराबरी से 2 को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 चर वाले बोल रहा है, 2 चर वाले बनाना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर हल करेंगे बेटा, और हम जानते हैं प्रश्न से दिया गया समीकरण, प्रश्न से दिया गया दिवाली है, दिया गया समीकरण प्रॉपर लिखना है इसको, y बराबरी से 2x। अब इसको क्या करना है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण व्यक्त करना है, तो बताना पड़ेगा चूंकि 2 चर वाले समीकरण का मानक रूप, वाले समीकरण का मानक रूप क्या होता है बेटा? बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें ABC बता देना आप, ax प्लस by प्लस c बराबर से 0। एक अचर पद है, एक चर y है, एक चर x है, x का भी गुणांक है, y का भी गुणांक है कुछ, वैसे 0, इस रूप में लिखना है। अब यहाँ तो आप देखोगे प्रश्न में ध्यान से, तो आपको पता है कि जो समीकरण दिया है आपको उसमें तो दूसरा चर है ही नहीं, तो हम मान लेंगे दूसरा चर भी है। पहले इसको पक्षांतर करके इधर लाते हैं, एक पक्ष में 0 बनाते हैं। चलिए, y बराबर से 2, पहले पक्षांतर करते, y इधर का जो 2 है इधर आएगा बेटा धनात्मक वाला, इधर ऋणात्मक आएगा, घटेगा, y -0 से y -2 से 0। चलो इधर 0 मिल गया, y वाला पद मिल गया जिसका गुणांक b यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है गुणांक उसका। c भी मिल गया, अचर पद 2। अब यहाँ पे किस चीज़ की कमी है बेटा? x की कमी है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता? यहाँ पे x है भैया, फिर धन y हो रहा है, और y का गुणांक क्या है असल में? यहाँ पे 1 -2 बराबर से 0। लेकिन सर एक जबरदस्ती रख दिया, नहीं बेटा, x गुणांक क्या होगा यहाँ पे? 0। कई जगह ऐसा लिखते हैं कि 0x धन y -2 बराबर से 0। आप इसको ऐसा लिखते तो भी सही होता, और ऐसा लिख दो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे x वाला गुणांक, y वाला गुणांक और ये अचर पद दोनों, उसने खुद ने बोला 2 चर, तो हाँ ये दूसरा चर हो गया, पर दूसरे चर का जो गुणांक है वो क्या है? 0। 0 गुना x, 1 हो गया गुणांक इसका y का, अचर पद हो गया -2 है, 2 नहीं -2 चिन्ह सहित, बराबर से 0। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। चलिए, 2 नंबर वाले प्रश्न हो गए इस सेट के में, और भी प्रश्न 3 नंबर वाले और शायद 2 नंबर के और प्रश्न 1-2 बचे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि हम वो भी प्रश्न करा दें आपको। अदरवाइज मैं आपको अगला जो सेट है इसका तो था शायद, 1 मिनट देख लेते ना, ये जो है 966 है, तो अगले सेट को मैं आपको कराऊंगा। 966 है ये, तो अगले पार्ट में आपको 961, 962, 963 जो भी आया होगा वो सेट कराऊंगा, कोशिश जारी रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए, तभी समझ में ना आया तो पूछ लीजिए प्लीज़।
ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबरों पर। आप हाई लिख के भेज सकते हैं 9302064566। ठीक है, आप इसमें लिख भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे हाई। कोशिश करें हम आगे चल के टेलीग्राम चैनल बनाएं और आपको इसमें ऐड करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।